देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर ईपीएफ एंड एमपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी अंडर द स्कीम। कौन सी स्कीम? प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन स्कीम एंड थर्ड इज इंश्योरेंस स्कीम। ये ओवरऑल कवर होगा आपका सेक्शन 7A से 7D तक। हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है और एक साथ आपको पूरा सेक्शन 7A से 7D के प्रोविजन पूछ सकता है। तो इसमें जैसे अगर मैं आपको बताऊं 7A क्या है, तो सेक्शन 7A प्रोवाइड करता है कि मान लो अगर डिस्प्यूट हो जाता है किस चीज को लेकर कि एक्ट जो है एस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल है कि नहीं, तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो क्या है, चाहे तो इंक्वायरी कर सकती है जिससे डिस्प्यूट को डिसाइड किया जा सके। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अथॉरिटी को सेम वही पावर है जो कि पावर वेस्ट है या गिवन है एक सिविल कोर्ट को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, सीपीसी 1908 में। क्या पावर्स होती हैं अथॉरिटीज के पास? तो सबसे पहले एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम इन ऑन ओथ, मतलब आप किसी को बुलवा सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, आप किसी से ऑर्डर करके डॉक्यूमेंट मांग, किसी से मतलब जिस पर इंक्वायरी बैठी, मतलब एम्प्लॉयर पे आप एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी एफिडेविट पे मतलब शपथ पत्र पे, और ऑर्डर या कमीशन दे सकते हैं कि जो भी विटनेस है उसे एग्जामिन किया जाए। ठीक है, मान लो अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय या कोई ऐसा पर्सन है जो उस डिस्प्यूट में एक पार्टी है, वो अटेंड नहीं कर पाता है हियरिंग को या इंक्वायरी को, तो जो अथॉरिटी है एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगी, मतलब जो प्रेजेंट है उसके फेवर में ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं आ पाए थे लोग, एम्प्लॉय की तरफ से आए, तो एक्स पार्टी ऑर्डर किसके फेवर में आ गया? एम्प्लॉय के फेवर में। तो जो एम्प्लॉयर है अगर उसका जेन्युइन रीजन है कि वो क्यों प्रेजेंट नहीं हो पाया था, तो इस एक्स पार्टी ऑर्डर को 3 महीने के अंदर चैलेंज कर सकता है। ठीक है, ये है आपका सेक्शन 7A। अब उसके बाद बारी आती है सेक्शन 7B की। सेक्शन 7B की बारी आती है, इसे हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ ऑर्डर। ठीक है, एक हल्का सा करेक्शन करना चाहूंगा, मैंने गलत जगह लिख दिया, ये अब बेटर है। अब पढ़ने वाले हैं सेक्शन 7B। व्हाट इज सेक्शन 7B? सेक्शन 7B जो है वो कहता है कि सेक्शन 7A में जो भी डिस्प्यूट को लेकर ऑर्डर दिया गया था, आप चाहते उसे एक बार और गौर फरमाया जाए या रिव्यू किया जाए, तो सेक्शन B आपको ये परमिशन देता है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय ऑर्डर अंडर सेक्शन A, जो आपने ऊपर पढ़ा, आपका डिस्प्यूट ऊपर इंक्वायरी बैठी थी, सॉल्व हुआ, ऑर्डर आया, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो सेक्शन 7B आपको ये परमिशन देता है कि आप इसके रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, तब जब आपको लग रहा है कि एक नया एविडेंस या इंपॉर्टेंट मैटर मिल गया है जो पहले या तो नॉलेज में नहीं थे, जैसे कोई पीस ऑफ पेपर था वो पहले हमारे नॉलेज में नहीं थे, या जिसको हम पहले प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे अब मिल गया है, या मान लो जो भी हमारे रिकॉर्ड्स थे उसमें कोई गलती थी, अब हम उसको सुधारना चाह रहे हैं, तो जो पुराना डिसीजन था हम उसको रिवाइज करने या रिव्यू करने कह सकते हैं। और इसमें अगर एक स्पीकिंग ऑर्डर या ओरल ऑर्डर दे दिया जाए वो भी सफिशिएंट होगा। चलिए रिपीट करते हैं, जब प्रोविडेंट फंड को के डिटर्मिनेशन की बात आए और उसको लेकर डिस्प्यूट हो जाए, तो अथॉरिटी को पावर सेक्शन 7A में मिलती है। 7B बोलता है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन आया उसके बाद में कोई और एविडेंस आ जाए जो पहले नहीं था, तो इसके रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है। सेक्शन 7C एस्केप अमाउंट की बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्शन 7C बोलता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो जब भी डिसीजन आया केस का उसके 5 साल के अंदर अंदर केस को रीओपन कर सकते हैं। कौन सा केस? जो सेक्शन 7A में चला या रिव्यू वाला सेक्शन 7B में चला। अगर ऑफिसर्स को ये लग रहा है कि पहले किसी तरह का ओमिशन या फेलियर हुआ था एम्प्लॉयर के पार्ट पे जहां उसने कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया था, या एम्प्लॉयर ने पूरा अमाउंट डिस्क्लोज किया ही नहीं था, कुछ अमाउंट गायब कर दिया था, तो ऑफिसर ऑर्डर पास कर सकते हैं कि अमाउंट को रीडिटरमाइन किया जाए कि भाई साहब कितना पहले का प्रोविडेंट फंड आपने एस्केप किया है। फिर सेक्शन 7D ईपीएफ ट्रिब्यूनल की बात करता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल की। ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ईपीएफ अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए जहां पर क्या हो, अपील सुनी जा सके। किसके अगेंस्ट अपील सुनी जा सके? अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील, जो सेक्शन 7A, सेक्शन 7B और सेक्शन 7C में दी गई है। अपीलेट ट्रिब्यूनल सारी पार्टीज को बात रखने का मौका देकर या तो अपील को कंफर्म करता है या मॉडिफाई करता है या रिजेक्ट कर देता है, जिसको सेट असाइड बोलते हैं। ठीक, जब भी कोई डिसीजन आया उसके 5 साल के अंदर अंदर अपील की जा सकती है।
कोई भी अपील तब तक एंटरटेन नहीं होगी जब तक एम्प्लॉयर जो भी ऑर्डर्ड अमाउंट है उसका 75% जमा ना करा दे। तो ये सेक्शन 7A से D तक है, इसको आपको एकदम बाय हार्ट करना है। अब इसके और कुछ इंपॉर्टेंट अदर प्रोविजंस होते हैं जो पढ़ना होता है। जैसे आपका प्रोविडेंट फंड का पैसा आपका अधिकार है, आपका हक है, इसको कोई अटैच या जब्ती नहीं कर सकता। तो इसको लेकर ये बोला जाता है कि आपके क्रेडिट में जो भी फंड पड़ा है, ठीक है, ना ही आप वो किसी को असाइन करोगे, ना ही गिरवी रख सकते हैं, ना ही वो किसी कोर्ट की डिक्री मतलब होता है अपीलेबल ऑर्डर में जब्त किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक रेलवे एम्प्लॉई, ठीक है, मेरा पीएफ का एक अमाउंट बना, मैं बहुत समय से रेलवे का क्वार्टर खाली नहीं कर रहा हूँ, तो अब रेलवे अथॉरिटी बोलती है आपके पीएफ को एडजस्ट कर देंगे, तो ये अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते, पीएफ मुझे पूरा मिलेगा। सिमिलरली पीएफ ट्रांसफर अकाउंट का भी प्रोविजन है। जैसे इसमें ये माना जाता है कि मैं एक जगह ऐसी जगह नौकरी करता था जहाँ पे पीएफ एप्लीकेबल होता था, अब मैं वहाँ से नौकरी छोड़कर एक दूसरी स्टैब्लिशमेंट अगर ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा पुराना पीएफ का पैसा जो है मेरे अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएगा अगर मेरा नया पीएफ अकाउंट खुलता है तो। देन कुछ पेनल्टीज हैं, जैसे कि एक पेनल्टी ये है कि अगर आप एक एम्प्लॉयर हो और आप पेमेंट अवॉइड करने के लिए कोई गलत स्टेटमेंट करते हो, गलत रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है या 5,000 का जुर्माना लग सकता है या दोनों। सिमिलरली जो स्कीम्स है, पीएफ स्कीम, पेंशन स्कीम, अगर आप उसके प्रोविजन को नहीं मानते हो आपको जेल हो सकती है 1 साल की या जुर्माना लग सकता है 4,000 का या दोनों, ठीक है। आपको मैंने ये बताया था कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ 10% का पीएफ का रेट भी एप्लीकेबल है, ये वो इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ 20 से कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। दूसरा जो जूट कंपनी है, यह एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिसको सिक इंडस्ट्रियल यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो इंसॉल्वेंट। कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको पढ़ना और ध्यान रखना होता है। जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, ये आपको हर लेबर लॉ में मिलेगी, तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर एक इस्टेब्लिशमेंट या वर्क प्लेस ऐसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जैसे रेलवे, पोर्ट, ऑयल फील्ड और कोई इंडस्ट्री, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब लॉ लगाने वाली गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी सारे केसेस में ये स्टेट गवर्नमेंट है। वैसे ही आपने कई जगह पढ़ा ऑथराइज ऑफिसर टर्म, तो यहाँ पे ऑथराइज ऑफिसर में आते हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, डेप्यूटी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या कोई ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज है। बेसिक वेजेस की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा। बेसिक वेजेस में आता है आपकी बेसिक वेजेस, इसमें आपके सारे इमोल्यूमेंट आ जाते हैं, इसमें आपकी लीव पे भी आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। और क्या नहीं आता, कैश वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, बोनस कमीशन और कोई गिफ्ट है, ये नहीं आता, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नॉमिनी आप किसको किसको बना सकते हैं प्रोविडेंट फंड में, तो वाइफ को बना सकते हैं, स्पाउस को मतलब, सन को, इसमें स्टेप सन भी आ सकता है, अनमैरिड डॉटर, फादर, फादर इन लॉ, मदर, मदर इन लॉ, इन सबको आप नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो स्टडी मटेरियल भी मैच करेंगे तो आपको इतना ही कंटेंट ईपीएफ एंड एमपी एक्ट का मिलेगा, तो इसको आप एकदम अच्छे से थरोली पढ़िएगा। थैंक यू।